नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है कृतिका एंड आई एम बैक विद अ वीडियो फॉर यू गाइस। तो यहाँ पर आज हम रिवाइजिंग हिमाचल के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। रिवाइजिंग हिमाचल एक सीरीज चल रही है जिसमें हम 15 to 20 क्वेश्चंस हिमाचल के डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आने वाले एग्जाम के लिए जो भी आपका HPPSC का पैटर्न है, जैसे हमें स्टेटमेंट क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं या फिर मैचिंग क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो उसके हिसाब से क्वेश्चंस बनाए गए हैं जिनको हम विद एक्सप्लेनेशन, जो इवेंट है उसको डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर रहेगा वैसे डिस्कस करते हैं। तो ऑलरेडी इसमें हमने आपकी एंशिएंट हिस्ट्री देखी थी, मिडीवल हिस्ट्री देखी थी हिमाचल की, देन हमने इन्वेजन्स देखे थे, सिख रूल, देन आपका अगेन गोरखा रूल हमें देखने को मिलता है, तो वो सारी चीजें हमने देखी थी। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिल स्टेट्स अंडर कॉलोनियल पावर। तो ब्रिटिशर्स किस तरीके से छेड़छाड़ कर रहे थे पहाड़ों में, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको दो तीन चीजें देखने को मिलती हैं। एक है आपका उस वक्त सनद ग्रांट किए जा रहे थे, क्या ये सनद होते हैं ये देखेंगे। देन इज जो भी आपके सोशल इवल्स थे, बहुत सारी प्रथाएं चल रही थी जिनको क्या किया गया, उस वक्त उनका बहिष्कार किया गया या उनकी निंदा की गई, जैसे आपकी बेथ प्रथा, बेगार प्रथा, रीत प्रथा, उन सब के बारे में बातें हुई, लोगों में अवेयरनेस आई और उनको पता चला कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिशर्स से ही हमें खुद को बचाना है। जो हिल चीफ्स थे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन वो भी कर रहे थे, उनके खिलाफ भी आवाजें उठाई गई। कहीं ना कहीं यही वो टाइम है जब प्रजामंडल मूवमेंट भी ऊपर आ रही थी या फिर बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस थी, वो उठ खड़े हुए, चाहे वो सोशल इवल्स है, चाहे डेमोक्रेटाइजेशन है कि हम जो है खुद को यहाँ पर रूल करना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। उसके अलावा अगर आप HPG के ऑलरेडी कवर कर रहे हैं या फिर रिवाइज कर रहे हैं इसके थ्रू या फिर किसी भी बुक से, तो आप उसको भी बूस्ट कर सकते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको दी गई होगी एंड पे, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो एक लौता सोच जो हिमाचल जीके का है, दैट इज वंडरलैंड, जगमोहन बलोकरा की लिखी गई है, उसको हमने कवर किया है, उसको मैंने कवर किया है इन दी फॉर्म ऑफ 40 to 50 लेक्चर्स। इसके PDFs आपको हमारी ऐप पर मिलते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो एज आई ऑलवेज से, व्हाट यू हैव टू डू इज कि जैसे आप ये आज का लेक्चर देखोगे, 10-15 क्वेश्चन थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, लास्ट में जाके उस लेक्चर को, उस PDF को एक बार देख लेना है ताकि आपका ये वाला चैप्टर रिवाइज हो जाए एंड देन यू कैन मूव ऑन। सो दैट्स व्हाई इसका नाम है रिवाइजिंग हिमाचल। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सनद के रिगार्डिंग जो उसमें ऑब्लिगेशन दिए गए थे उसमें से ये दो स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। तो पहली आपकी स्टेटमेंट आती है कि जो हिल चीफ हैं वो ब्रिटिश मर्चेंट्स के ऊपर टैक्स लगा सकते थे, एंड द सेकंड वन इज जिन भी टेरिटरीज को सनद दिया गया था उनमें मैंडेटरी था कि उनको 12 फीट वाइड एक रोड निकालना ही है या बनाना ही है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में से आपका कौन सा करेक्ट है। तो अगर आपको वीडियो फास्ट लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पेन पेपर लेके साथ में बैठ सकते हैं, अदरवाइज आई विल ट्राई टू कीप अप। अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स की बात करूं तो यहां पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको सनद के बारे में बताती हूँ। अभी सनद क्या होता है? सनद कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। जो आपके अगेन मुस्लिम डायनेस्टीज हैं, स्पेशली आपके मुगल्स आए थे, उन्होंने भी सनद ग्रांट किए थे। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी एक जैसे हिल स्टेट है उसको रूल किया जाएगा अंडर समवन एल्स, जो रूलर है उसका वो हिल चीफ ही रहेगा, लेकिन उनको ऑब्लिगेशंस दी जाएंगी। ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या है? उनको टर्म्स एंड कंडीशंस दी जाएगी, जैसे कि आप जो जितने भी ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं उनको फ्री पैसेज अलाउ करेंगे, उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे। जो भी बेगार प्रथा के अंडर जो भी लेबर की जरूरत रहेगी, चाहे वो कूली है या फिर वो कोई ब्रिटिशर्स किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहां पर लेबर प्रॉपर दी जाएगी। वहां पर आपको 12 फीट बड़ा वाइड जो है रोड निकालना होगा। देन इज आपकी जो ब्रिटिश आर्मी है वहां पर टाइम टू टाइम ज्वाइन करने के लिए सोल्जर्स दिए जाएंगे, और जो भी अगेन जो आपका रेवेन्यू है वो तो जाएगा ही ब्रिटिशर्स के लिए। तो इस तरीके से सनद ग्रांट किया गया था और उसमें ये आपके ऑब्लिगेशन थे। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि फ्री पैसेज उनको देना होता था। तो सेकंड क्वेश्चन अब हम देखते हैं अपना। यहां पर लिखा है कि दोनों में से इनकरेक्ट कौन सा है। जो आपका कीवर्ड है वो क्या आ जाता है? इनकरेक्ट आ जाता है। तो पहला स्टेटमेंट है कि 6 अक्टूबर 1817 में सनद वाज ग्रांटेड टू राजा ऑफ बिलासपुर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट।
एंड उस वक्त बिलासपुर में रूल कौन कर रहे थे, उनका नाम था महानचंद। सो इन दोनों स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट कौन सी है? सो अगर आप थोड़ा सा देखें तो दोनों स्टेटमेंट में से आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, सेकंड वन इज करेक्ट। तो सबसे पहले बिलासपुर आपका पहला हिल स्टेट था जिसको सनद ग्रांट किया गया था। उस वक्त वहां पर रूल जो है आपके राजा महानचंद कर रहे थे, लेकिन ये 6 मार्च 1815 में वहां पर उसको दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी दो स्टेटमेंट दिए गए हैं सनद के बारे में ही। तो पहला तो आपको बिल्कुल पता है कि इनकरेक्ट है, क्यों? यहाँ पे लिखा है कि बाघल वॉज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू रिसीव सनद। तो जैसा मैंने आपको बताया बाघल नहीं था, कौन था? वो था बिलासपुर। एंड द नेक्स्ट इज आपका कि लास्ट प्रिंसली स्टेट कौन था जिसको सनद ग्रांट किया गया, तो वो बुशहर था। यहां पर आपके दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट कौन से हैं? सो जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो भी यहां पर इनकरेक्ट है, वो बुशहर नहीं था। सो नीदर वन नॉर टू। जो आपका सेकंड जो लास्ट सनद ग्रांट किया गया था वो किया गया था थरोच को। उस वक्त वहां पर ठाकुर जोबू रूल क्या करते थे, एंड वो आपका 1819 में दिया गया 31 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी यहां पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कौन से प्रिंसली स्टेट की हम बात करते हैं जब हम कहते हैं कि ये आपके शिमला हिल्स का पार्ट था? देन इज इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर ब्रिटिशर्स ने एनेक्स किया था। देन इज द फाउंडर्स ऑफ द स्टेट एंड रूलिंग फैमिली ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट इज रिकॉर्डेड वेरियसली एज वसंत पाल, या वसंत पाल कई जगह लिखा है, एंड हरिचंद पाल। तो ये आपकी फाउंडिंग फैमिलीज थी। कौन से प्रिंसली स्टेट की हम बात कर रहे हैं? बाघल है, जुब्बल, कोटगढ़ या फिर भगत? So, what will be the correct answer? The correct answer for this is going to be भगत। जो आपका भगत प्रिंसली स्टेट है वो यहाँ पर जैसा मैंने बताया फाउंडिंग फैमिलीज की वसंत पाल, हरिचंद पाल आती हैं, शिमला हिल्स का पार्ट हुआ करता था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हम जानते हैं कि जब आपका कोई भी सक्सेसर नहीं है तो वो ब्रिटिशर्स के पास आपकी टेरिटरी चली जाती थी। तो 1839 में जो रूलर थे वहां के महिंदर सिंह, उनकी जो है वहां पर डेथ हो जाती है विदाउट एनी सक्सेसर। उसके बाद में वो ब्रिटिशर्स के पास चला गया। काफी टाइम के बाद 1842 तक उम्मेद सिंह की रिक्वेस्ट से फाइनली उस वक्त आपके लॉर्ड एलिंगम वहां पर थे, उन्होंने भगत दे दिया विजय सिंह को, जो आपका छोटा भाई था लेट राणा का। उसके बाद में लेकिन क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद में जो ये आपके विजय सिंह है इनकी भी डेथ हो जाती है और इनका भी कोई सक्सेसर नहीं होता। तो अगेन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वहां पर लगता है एंड जो आपका प्रिंसली स्टेट है वो ब्रिटिशर्स के पास यहाँ पर चला जाता है। तो जब भी हम आपके कोई भी प्रिंसली स्टेट्स पढ़ते हैं इनके हमें फाउंडर्स पता होने बहुत जरूरी हैं। तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे हिमाचल में क्या था, एक मेन सीट हुआ करती थी और छोटी छोटी उसकी फ्यूडिट्रीज थी या फिर और जो है छोटी प्रिंसली स्टेट्स थी। तो जैसे हम शिमला हिल्स पढ़ते हैं तो शिमला में हमें कुछ ठकुराइयां देखने को मिलती है और सोलन में भी मिलती हैं। तो हम 12-18 ठकुराइयां अक्सर ये सुनते हैं। तो इसमें मतलब क्या होता है कि ये आपकी छोटी प्रिंसली स्टेट्स थी। बहुत सारी इनमें सेम भी होती हैं, कंसाइड भी करती है। क्योंथल है वो शिमला में, शिमला वाली ठकुराई में भी पढ़ेंगे आप, सोलन में भी पढ़ेंगे। तो मतलब इनकी एक सीट जो है मेन वो एक थी, उसके अलावा छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट थे जो उनको सपोर्ट किया करते थे या फिर मेन सीट उसको कंसीडर किया करते थे। जैसे अगर ऑल इंडिया लेवल पे हम देखते हैं तो दिल्ली एक मेन सीट मानी जाती थी, उसी तरीके से। तो इनके फाउंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि आपका क्योंथल, बाघल, भगत, कुनिहार, कुठाड़, भज्जी, ये आपके सोलन आ गया। इनके आपको फाउंडर्स याद रखने हैं, एक बार देख लेने एग्जाम में जाने से पहले। इनके ऊपर मैचिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायरेक्टली आ जाएगा और सामने मैचिंग होगा, अगेन वहां से आ जाएगा, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपके ये थी आपकी 12 ठकुराइयां सोलन की और 18 ठकुराइयां थी शिमला हिल स्टेट्स की। तो आप देख सकते हो क्योंथल, भागल, भगत, क्योंकि ये बाउंड्री पे आता है सोलन और शिमला के, तो ये दोनों में ही आया करता था। देन आपकी धामी, कोटी है। देन हम यहाँ पर देखते हैं रातेश, बालसन। रातेश जो है आपकी सबसे छोटी यहाँ पर प्रिंसली स्टेट था और सबसे बड़ी कौन सी थी, वो थी बुशहर। तो बहुत सारी की यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाउंडर्स नहीं भी दिए हैं तो उनको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन।
यहां पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर द पार्ट ऑफ सिस सतलुज स्टेट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? सुकेत, धामी, बिलासपुर और भगत। तो ये सिस सतलुज स्टेट जो है उसके अंडर यहाँ पर कौन से आपके प्रिंसली स्टेट्स आया करते थे? 1 and 3, 3 and 4, 1 and 2, 2 और 2 and 3। सो इसमें से सही आंसर क्या रहेगा? इसमें से जो सही आंसर है वो है आपका सुकेत और बिलासपुर, दैट इज 1 and 3। तो दो सुपरिटेंडेंट हिमाचल में हुआ करते थे, एक थे सिस सतलुज के और एक सुपरिटेंडेंट जो आपके शिमला हिल्स में, शिमला में बैठा करते थे, जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। तो जो आपका सिस सतलुज है उसमें आपके मंडी, सुकेत, बिलासपुर और चंबा जो है ये सुपरिटेंडेंट ऑफ सिस सतलुज उनको गवर्न यहाँ पर किया कर। बाद में 1849 में हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे जो आपके सिस सतलुज वाला एरिया था, ग्रुप थे कुछ प्रिंसली स्टेट्स के, इनको पंजाब, न्यू पंजाब प्रोविंस में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जिसमें से एक शिमला भी था, थानेसर, अंबाला, फिरोजपुर, ये सारी जगह इसमें आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। सो यहाँ पर 6 क्वेश्चन कहता है कि कौन से कैंटोनमेंट एरिया की हम बात कर रहे हैं जब हम कहते हैं कि ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये हिमाचल का सबसे ओल्डेस्ट कैंटोनमेंट है, दैट इज मिलिट्री कैंटोनमेंट, एंड दिस कैंटोनमेंट वाज मेड the headquarters of Nasiri battalion raised for the fragments of the गोरखा troops। तो किसकी बात कर रहे हैं? जतोग, कसौली, सबाथू या फिर डगशाई? थोड़ा सा एक बार यहाँ पर एग्जाम में जाने से पहले कैंटोनमेंट्स को भी देख के जाना है कि कब किसकी स्थापना कौन से ईयर में की गई, क्योंकि ईयर के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी लेटली आपके एलाइड में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसका सही आंसर है सबाथू, जिसको अभी हम स्पाटू भी कहते हैं। तो ये बात है, ये सबसे ओल्डेस्ट है। ये बात है 1814-15 की, स्पेशली तब जब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने गोरखास को हराया। अभी जब उन्होंने गोरखास को हराया, बट दे न्यू दैट दे हैड हाई स्पिरिट्स, दे वर गुड लीडर्स, दे वर गुड सोल्जर्स, और उनमें एक जील थी, या फिर हम कह सकते हैं दे हैड अ फाइटिंग स्पिरिट। ठीक है, इसी को देख के वहां पर एक नसीरी रेजिमेंट बनाया गया सिर्फ गोरखास के लिए, और सबाथू में मिलिट्री कैंटोनमेंट की यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट की गई। सो इसका जो ईयर है, एज आई टोल्ड यू, और कैंटोनमेंट्स के भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सबाथू हिल्स। इस तरीके से अभी हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 7th क्वेश्चन। द राजा of which of the following states was granted a sanad by the British government on October 1847, confirming his possession of the right bank of Satluj? So धामी, बिलासपुर, क्योंथल, बुशहर। तो अगर आप थोड़ा सा खुद ऐसे ज्योग्राफी से भी आइडिया लगाएंगे तो राइट बैंक ऑफ बिलासपुर पे कौन से यहाँ पर एरियाज आते हैं? तो बेसिक ज्योग्राफी से भी हो जाएगा। So the correct answer for this is बिलासपुर। अभी बिलासपुर में उस वक्त जगत सिंह रूल क्या करते थे। तो ये बात है कि जब हम काफी पीछे जाते हैं तो सबसे पहले ये एरिया आपका राइट बैंक ऑफ सतलुज बिलासपुर का ही हुआ करता था, लेकिन इसके बाद में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आपके राजा संसार चंद आए, उन्होंने भी बहुत सारी टेरिटरी को इधर उधर किया, अपने अंडर लिया। सो फाइनली जब सनद ग्रांट किया गया तो जो आपके जगत सिंह हैं उनको वापस से अपना पोजेशन, जो राइट बैंक ऑफ सतलुज का एरिया है, वो उनको वापस मिल गया। ठीक है जी, अब आगे देख लेते हैं 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं दो ट्रीटीज के बारे में। तो एक है आपकी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, इसमें कांगड़ा, कुल्लू और स्पीति को ब्रिटिश रूल के अंडर लाया गया, और एक है ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो इसमें आपका लाहौल, उसको दो भागों में बांटा गया था, एक था ब्रिटिश लाहौल और एक था आपका चंबा लाहौल। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं? पहला है, दूसरा है, दोनों है, या फिर दोनों ही गलत है? सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? The correct answer for this is going to be none of the above, या neither one nor two। अब यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं क्योंकि ये अलग अलग दिए गए हैं। जो आपका ट्रीटी ऑफ अमृतसर है उसमें लाहौल को दो भागों में बांटा गया था, एक बना था आपका ब्रिटिश लाहौल, एक बना था आपका चंबा लाहौल। ये जो है आपकी एग्जीक्यूट की गई थी 16 मार्च 1846 में,
उसके अलावा ट्रीटी ऑफ लाहौर की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा एरिया ब्रिटिश रूल के अंडर यहाँ पर चला गया था, कांगड़ा, कुल्लू और स्पीति जो एरिया है वो आपको याद होना चाहिए। तो इनको वॉर्स को अलग से भी आपने ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा अदर देन हिमाचल का जीके, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट, तो इनको एक बार आप जो है रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 9th क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स हैं और करेक्ट पूछा गया है। जब गोरखास को निकाला गया या फिर उनको हराया गया तो खनेत बिकेम द फ्यूडिटरी ऑफ बुशहर स्टेट एंड 1830 में ब्रिटिशर्स ने टेरिटरी एक्सचेंज की थी रमायगढ़ फॉर द शिमला स्टेशन विद क्योंथल। सो इनमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, या फिर नीदर 1 नॉट 2? सो यहां पर करेक्ट कौन से हैं? यहां पर आपके दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर हम स्टेटमेंट्स देखें तो जैसा मैंने आपको बताया, जब गोरखास गए तो यूजुअली हिमाचल में तो एक ही सिनेरियो था, क्या था कि कोई किसी ना किसी से कोई परेशान था, या तो जो आपके रूलर्स हैं वो एक दूसरे से परेशान थे, कहीं ना कहीं फ्रिक्शन था, तो वो हेल्प के लिए किसी बाहर से किसी को बुला के लाते थे। पहले वो गोरखास को लेके आए, गोरखास वापस नहीं गए, यहीं रह गए। फिर जो आपके गोरखास हैं उनसे बचने के लिए ब्रिटिशर्स को बुलाया गया। जब भी ब्रिटिशर्स आए तो फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स भी वापस नहीं गए। तो जब वो यहाँ पर रहे उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए। उनमें से एक था कि उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को थोड़ा सा रीअरेंज किया। तो जो आपका खनेती और दलेत है या फिर देलात कहते हैं, इनको बुशहर प्रिंसली स्टेट की यहाँ पर फ्यूडिटरी बनाया गया, और जो आपकी कोठी, ठ्योग, मधान, रातेश ठकुराइयां हैं इनको क्योंथल प्रिंसली स्टेट को दे दिया गया। उस वक्त जो आपके क्योंथल में राज क्या करते थे उनका नाम था राणा संसार सेन। तो उन्होंने कुछ जो टेरिटरी है वो आपकी एक्सचेंज की थी जो आपका शिमला स्टेशन है उसके लिए विद रवाई एंड कोटगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 10th क्वेश्चन। यहां पर भी 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था सोशल इविल्स थे, फोर्स्ड लेबर यहां पर देखने को मिलता था। तो पहला स्टेटमेंट है आपका बेगार प्रथा वाज स्टार्टेड टू अपलिफ्ट द पुअर क्लास बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू देम, एंड द सेकंड वन इज बेगारी इज डन थ्रू आउट द ईयर इन द हेला टाइप ऑफ बेगारी सिस्टम। अभी इसमें से करेक्ट कौन सा है? तो एक तो बेसिक कॉमन सेंस, जैसा मैं आपको बोली सोशल इविल्स, पहला तो हो गया गलत, उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, वो एक फोर्स्ड लेबर यहाँ पर काम करते थे। सेकंड वन इज आपकी बेगारी इज डन थ्रू आउट द ईयर इन हेला टाइप ऑफ बेगारी। अभी हेला टाइप ऑफ बेगारी क्या है? तो ये जो बेगार प्रथा थी इसके भी टाइप्स थे अलग अलग। इसमें जो आपके पूरा साल आते थे वो डिफरेंट थे, जो किसी ओकेजन पे आते थे नाम अलग अलग दिए गए थे। अगेन थी तो वो फोर्स्ड लेबर ही, लेकिन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो सेकंड भी आपकी क्या है, इनकरेक्ट है। जो आपकी हेला टाइप ऑफ बेगारी है वो किसी भी ओकेजन्स पे किसी भी तरीके की बर्थ, डेथ या मैरिजेस पे जिन लोगों को भेजा जाता था उसको हेला बेगारी कहते थे। ठीक है, बहुत सारे टाइप की हमें देखने को मिलती है, अथवार बेगार, हाला, हेला, गाउंसर, और ये तो आई थिंक मेन से हैं। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ये डिफर करती थी। किसी का कोई पॉलिटिकल किसी टाइप का पोजेशन निकल रहा है या फिर तो उसमें भी फोर्स लेबर भेजा करते थे, वो अलग टाइप की बेगारी होती थी। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग टाइप के हमें ये सिस्टम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन है आपका, 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और करेक्ट पूछा गया है। तो पहला है आपका ऑल टाइप्स ऑफ स्लेवरी सर्विसेज वर अबॉलिश्ड अंडर द मॉडल पॉलिसी टू अबॉलिश बेगार एंड बेथ सिस्टम, एंड द सेकंड वन इज दोस बेथूज हु हैज बीन कल्टिवेटिंग द सेम प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 3 जनरेशन एंड मोर वर मेड ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स। इसमें से आपका करेक्ट कौन सा है? तो 2 प्रथाएं देख रहे हैं हम, बेगार और बेथ। इनके ऊपर अलग से मैंने वीडियो भी किया है, उसको भी आप देख सकते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। उसके अलावा ये जो आपका बेथ है, ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स है, ये भी मैंने उसमें जो टर्म्स हैं वो समझाई हुई हैं। यहाँ पर जो आपकी स्टेटमेंट है वो कहती है कि जो 3 जनरेशन से ज्यादा एक लैंड को प्लॉट कर रहे थे उनको ऑक्यूपेंसी टेनेंट वहां पर बनाया गया था। इनमें से आपका करेक्ट कौन सा है? यहाँ पर जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। तो अब मैं आपको थोड़ा आइडिया देती हूँ। सबसे पहले बात क्या हो रही है, तो चाहे आपके ब्रिटिशर्स आ गए लेकिन उनको फ्री लेबर सिंस मिल रहा है तो वो इस चीज का इसको अपोज क्यों करेंगे, है ना। तो थोड़े टाइम के लिए क्या हुआ कि वहां पर काफी ब्रिटिशर्स वर वेरी हैप्पी विद दी फ्री लेबर या फिर फोर्स लेबर जो वहां पर था। उनके सारे काम हो जाते थे, कूली जो है
को मिल जाते थे। अगेन कोई भी वो प्रोजेक्ट जैसे आपका रेलवेज थे या और जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी उसके लिए उनको फ्री लेबर मिल जाती, सो दे वर वेरी हैप्पी। लेकिन आपके 1847 से वहां पर सुपरिटेंडेंट पोस्ट किए गए जिनका नाम था विलियम एडवर्ड। उन्होंने क्या देखा कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, और उन्होंने इसी की वजह से वहां पर स्कूल चलाए या फिर उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया ताकि जो लोग हैं वो बेगारी प्रथा में से बाहर आ सके। इसी की वजह से उनको बहुत जल्दी जो सक्सेसर हैं उनके वो भी आ गए और उनको काफी जल्दी वहां पर सुपरिटेंडेंट ऑफ शिमला नहीं रखा गया। लेकिन उन्होंने लोगों में एक बेसिकली अवेयरनेस ले आए वो कि दिस इज द टाइम जब हमें ये बेगारी वाली प्रथा से बाहर निकलना है या फिर फोर्स लेबर इज नॉट गुड फॉर अस। और जैसे जैसे इसका थोड़ा सा वहां पर लोगों के बीच में बात बढ़ी तो फाइनली क्या हुआ, और टाइप की बेगारी जो आपकी स्लेवरी सर्विसेज थी इनको बैन कर दिया गया। बैन तो क्या कहेंगे, एक प्रोसेस रहता है, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने इसको पेड किया कि आपको पैसे दिए जाएंगे उसके लिए, एक सर्विस को छोड़ के एक थी आपकी पालकी सर्विस। और उसके बाद में धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से अबॉलिश कुछ भी नहीं होता है, आप मॉडर्न हिस्ट्री नॉर्मल भी पढ़ते हो तो उसमें हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी बिल पास किया गया और एकदम से आपका वो काम करने लगा। इट टेक्स टाइम एंड धीरे धीरे पहले उसको पेड किया गया एंड फाइनली धीरे धीरे आके उसको फाइनली पूरी तरह से अबॉलिश यहाँ पर कर दिया गया। तो यहाँ पर आपकी जो सारी की सारी सर्विसेज हैं उनको पेड किया गया था एक्सेप्ट पालकी सर्विस। एंड द सेकेंड वन इज बेथ प्रथा की सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पर जब भी आपके कल्टीवेटिंग राइट्स जो हैं कुछ दिए जाते थे, जैसे कि आपका एक लैंड है उसके ऊपर उसके मालिक नहीं रहते थे, कोई और लोग रहते थे जिनको बेथूस कहा जाता था, उनको सर्विस टेनेंट कहा जाता था, जो काफी टाइम से वहीं पर रह रहे हैं, बस जमीन उनकी नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज को जो है चेंज किया गया, बहुत सारे लॉज भी आए हैं, उनमें इन चीजों को डिफाइन किया गया है कि ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स क्या होते हैं, सर्विस टेनेंट्स क्या होते हैं, कितने जनरेशन से आप उसके ऊपर हैं, उस लैंड के ऊपर रह रहे हैं, उसके बेसिस पर आपको राइट्स दिए गए बाद में। लेकिन उससे पहले जो है राजा या जमींदार के नाम पर वहां पर जो बेथूज हैं वो कल्टिवेट किया करते थे लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 12th क्वेश्चन। तो दो स्टेटमेंट्स हैं और अगेन करेक्ट पूछा गया है। Satyanand Stokes started the movement against Bigar Pratha and it was abolished in Shimla Hills in 24th of August 1947. So इनमें से आपका करेक्ट कौन सा है? यहां पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। तो जैसा मैंने आपको बिगार प्रथा के बारे में बताया अभी, वहां पर जो आपके कोटगढ़ में कौन आए, आपके सत्यानंद स्टोक्स आए और वो वहां पर बसे आकर, और उन्होंने देखा कि बेगार प्रथा गलत है। तो सबसे पहले उन्होंने थोड़ा बहुत आपके कमिटीज बिठाई, विजिलेंस किया एंड फाइनली वो गए सुपरिटेंडेंट के पास जिनका नाम था इलियट। ठीक है, तो फाइनली वहां से ये बात स्टार्ट हुई एंड एज आई टोल्ड यू ये एक प्रोसेस था। आपको अलग अलग जगह अलग अलग डेट भी देखने को मिल सकती हैं कि किस तरीके से आपके बेगार प्रथा को एबॉलिश किया गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक जो मॉडल पॉलिसी है प्रॉपर वो आपकी 1943 में बनाई गई थी एंड फाइनली आपके मई 1948 में पेड और अनपेड दोनों को ही बैन कर दिया गया था इन द टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आ गया आपका 13th क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और करेक्ट पूछा गया है। हेला बेगार was done on few occasions like birth, death and marriages etc. and अथवार बेगार was done throughout the year. इसमें से आपके कौन से करेक्ट हैं? तो प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कितने टाइप के बेगार होते हैं और किस तरीके से इसका एबॉलिशन के ऊपर काम किया गया। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट्स हैं। राणा हिम्मत सिंह ऑफ भगत इशूड एन ऑर्डर फॉर द एबॉलिशन ऑफ रीत कस्टम एंड द नेक्स्ट वन इज हिमालय रियासती प्रजामंडल फोर्स 21 स्टेट्स टू एबॉलिश रीत इन ऑन 16 जुलाई 1926। सो इसमें से आपके कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? सो यहाँ पर आपके पास में दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सो ये जो आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, ये हैं बिल्कुल गलत। जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल भगत के जो राजा हैं उन्होंने ऑर्डर किया था एबॉलिशन ऑफ रीत कस्टम, लेकिन उनका नाम था राणा दलीप सिंह, ना कि राणा हिम्मत सिंह। तो उन्होंने ये यहाँ पर कोशिश की थी। और उसके बाद में सेकंड जो है आपका हिमालय विद्या
प्रबंधनी सभा थी जिन्होंने 21 हिल स्टेट्स को या फिर प्रिंसली स्टेट्स को बोला था कि रीत को एबॉलिश कीजिए ऑन 16 जुलाई 1927। जो आपकी रियासती प्रजामंडल है, इट हैड डिफरेंट रीजंस, दे वर वर्किंग ऑन डिफरेंट इश्यूज। ठीक है, अभी रीत क्या था? रीत एक टाइप की मैरिज सिस्टम था जिसमें कोई भी रिचुअल्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। बेसिकली इट वाज कि 100 से 500 रुपए के बीच में, इट वाज मोर ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, लड़की को अपनी दे देते थे 100 से 500 के बीच में उस वक्त तो स्पेशली। तो यहाँ पर बेसिकली प्राइस पे किया जाता था, कोई भी रिचुअल या सेरेमनी नहीं की जाती थी, और फाइनली इसको भी बाद में बैन कर दिया गया। लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और करेक्ट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट हमारा आता है, भागमल सौथा वाज द लीडर ऑफ द प्रोटेस्टर्स ड्यूरिंग द धामी फायरिंग ट्रेजेडी। ये धामी फायरिंग ट्रेजेडी हुई कब? 16 जुलाई 1938। एंड द लास्ट वन इज कि वन ऑफ द डिमांड्स ऑफ द प्रोटेस्टर्स वाज टू एबॉलिश बिगार प्रथा। सो इसमें से आपके करेक्ट कौन से हैं? सो इसमें से आपका पहला स्टेटमेंट सही है और थर्ड स्टेटमेंट सही है। हम सब लोग जानते हैं कभी हुई थी धामी ट्रेजेडी, आपकी ये हुई थी 1939 में। ठीक है, तो इसको 3 कर लेते हैं। सो ये 1 and 3 ओनली। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो इसको लीड कर रहे थे भागमल सौथा जी। तो यहाँ पर उन्होंने राणा को, जिनका नाम था राणा दलीप सिंह, उनको क्या रखी? उनको कुछ अपनी डिमांड्स रखी। पहली थी एबॉलिशन ऑफ बिगार, रिडक्शन ऑफ लैंड टैक्सेस एंड रिकॉग्निशन ऑफ धामी प्रजामंडल। दैट इज जो आपकी प्रजामंडल मूवमेंट है वो बेसिकली यहाँ पर शुरू हो गई थी, लेकिन राणा ने मना कर दिया। तो उन्होंने ऑलरेडी डेट देखी रखी थी कि हम लोग इस दिन पीसफुल एक मार्च करेंगे, और वो जब उन्होंने मार्च शुरू किया तो जो आपके राणा है वो थोड़े घबरा गए, ही पैनिक्ड, और उसने ओपन फायर का ऑर्डर वहां पर दे दिया। जो आपके भागमल सौता जी हैं उनको तो ऑलरेडी घनाटी में वहां पर क्या किया गया? अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद में वहां पर फायरिंग वगैरह होती है, जिसके बीच में बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए और 2 लोगों की जान भी गई। उनका नाम था मिस्टर उमा दत्त एंड मिस्टर दुर्गा सिंह। दे वर किल्ड इन द धामी शूटअप। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये आपको हेल्प करेगा आपके रिविजन में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विल सी यू सून।